दिलीप कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि किसान नेता जो बने हैं, उनके कईयों की कुछ-कुछ मिले हैं, यानी चावल-वावल की मिले हैं, धान की मिले हैं। योगेंद्र यादव ये कहाँ से किसान बन गए? तो इनको किसान नेता क्यों कहना चाहिए? और क्यों इनको सपोर्ट करें? कल जाकर आप मेरे बारे में भी यही बात करोगे। तुमको किसान है कोई बारे में बोलने का क्या अधिकार है? क्या संबंध तुम्हारा किसान से? तुम तो मुंबई में रहते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाते हो, अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हो। तो किसान आंदोलन और अर्थशास्त्र इस विषय पर बोलने को तुमको क्या अधिकार है? ये सवाल आप मुझे भी पूछ सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन कोई भी किसान नेता अगर 1-2 धान की मिल है, धान की मिल क्या होती है जी? आपने देखी है कभी धान की मिल? धान की मिल एक मामूली चीज होती है। धान को साफ करना और उसका रूपांतरण चावल में करना। धान की मिल होना ये कोई बहुत अमीर होने की बात नहीं है। फिर आप तो सवाल ही उठा सकते हैं कि ये सब किसानों के पास में इतने ट्रैक्टर लेकर आए हैं। ट्रैक्टर कितने का होता है? लाखों के ट्रैक्टर लेकर आए हैं। तो ये कहाँ गरीब है? गरीबी और अमीरी ऐसे इस ढंग से नहीं मापी जाती। ट्रैक्टर उनके काम करने का साधन है। कर्जे पर उठाते हैं। सालों साल उसके पैसे फेडते रहते हैं। उसी में कर्जे में कई भी पंजाब के किसान भी कर्जे में डूबे हुए होते हैं। क्योंकि उनको भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। एमएसपी के कारण थोड़ी बहुत स्थिति बहुत अच्छी है उनकी। यानी बाकी देश के किसानों से बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि आराम से जिंदगी जी सके। रहा सवाल योगेंद्र यादव जी का। योगेंद्र यादव जी किसान आंदोलन से आज नहीं जुड़े हैं, कई सालों से जुड़े। शरद जोशी को भी यह सवाल पूछा जा सकता था। शरद जोशी महाराष्ट्र के सबसे बड़े किसान आंदोलन के नेता रहे। एक तो वो ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र में किसान ज्यादातर मराठा समझे जाते हैं, मराठा, कुणबी, माली, बहुजन समाज के होते हैं। ज्यादातर जातियां उसमें से। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके बावजूद शरद जोशी ब्राह्मण थे, किसानी से उनका कोई संबंध नहीं था, प्राध्यापक थे इकोनॉमिक्स के, यूनो में काम करते थे, अर्थशास्त्री थे, बड़े पगार की नौकरी थी। भारत में आए, किसानी समझने के लिए उन्होंने किसानी करके देखी। और किसानी बहुत घाटे में जाती है, यह ध्यान में आने के बाद में उन्होंने ये सब बातें लोगों के सामने खुद के अनुभव के आधार पर रखी। तब शुरुआत में कुछ लोगों ने उनको सवाल पूछे, तुम्हारा क्या किसानी से संबंध है? हम तो पीढ़ियों से किसानी करते आए हैं। ऐसा नहीं होता है ना। किसान को किसानी समझ में आती है, लेकिन अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती। ये अर्थव्यवस्था पहली बार बहुत अच्छे ढंग से शरद जोशी ने समझाई। मैं उनका इसीलिए फैन बना कि इतना बड़ा प्रोफेसर व्यक्ति, यूनो में रहा हुआ व्यक्ति, फॉरेन में काम करने वाला व्यक्ति, सामान्य भाषा में अर्थशास्त्र की बारीकियां वो किसानों को समझाता था। ये उनकी विशेषता थी और इसीलिए उनको बड़े पैमाने पर स्वीकारा गया। सेम थिंग इन नेताओं की है। ये 500 किसान संगठन है। पहले 30 किसान संगठनों ने ये काम शुरू किया, यानी आंदोलन शुरू किया। बाद में सब किसान संगठन इसमें जुड़ते गए। आज 500 किसान संगठन उसमें है। उनमें से कितने के नाम हमको मालूम है? किसी के नाम हमको मालूम नहीं। महेंद्र सिंह टिकायत के, राकेश टिकायत है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी हमको उनके बारे में। बाकी किस आंदोलन के नेता का नाम हमको मालूम है? योगेंद्र यादव पहले से बड़ा नाम है टीवी पर। कई सालों से लोग उनको दूरदर्शन से लेकर देखते आए हैं।
अलग अलग आंदोलनों से जुड़ते रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में वो लगातार काम करते रहे। तो इसलिए उन लोगों को देखकर हम किसान के आंदोलन को कम आके, ये तो ठीक नहीं है। उसमें किसान आंदोलन में हम कहते हैं कि पंजाब का किसान बहुत अमीर है। भाई जिसके पास में 2 एकड़ के ऊपर खेती है, ऐसे केवल 10 से 15% किसान है पंजाब में। बाकी 84% किसान ये 2 एकड़ के नीचे के, 2 हेक्टेयर के नीचे के, और 2 हेक्टेयर के नीचे के किसान को गरीब किसान माना जाता है, छोटा किसान माना जाता है। तो ज्यादातर किसान तो छोटे किसान हैं। अब नेतृत्व में कुछ बड़े किसान हो सकते हैं। नेतृत्व के लिए जो खूबियां चाहिए वो किस में भी हो सकती है, छोटे किसान में भी हो सकती है, बड़े किसान में भी हो सकती है। लोगों का विश्वास प्राप्त करना ये नेतृत्व का बड़ा काम होता है। जिसे विश्वास मिला वो किसान के नेता पहचाने जाते हैं, जिनके नाम भी हमको आज मालूम नहीं। और केवल नेता आंदोलन नहीं करते। नेता एक प्रतीक होता है, सामने का अगुवा नाम होता है। उसके पीछे जो सामान्य किसान होता है या सामान्य जनता होती है, उसीलिए उसको आंदोलन कहते हैं। तो इस आंदोलन किसान का आंदोलन है, हमारे मन में भ्रम क्यों पैदा होता है? इतने बड़े पैमाने पर रोज हम उनके चित्र देखते हैं, उनके लंगर्स देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, आम किसान की भी बातें सुनते हैं, उनकी जागरूकता देखते हैं, और एक दिन में नहीं पैदा हुआ है। काफी सालों के प्रयास के बाद ये पैदा हुआ। तो इसलिए हमने उस ढंग से इसकी तरफ देखना चाहिए। और फिर इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कितने लोग शरीक हुए थे? तब 40 करोड़ की जनता थी। क्या 40 करोड़ की जनता से इसमें सहभागी हुई थी? लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की आवाज मानी जाती थी और पूरी दुनिया मानती थी। तो गांधी जी अकेले नहीं थे, इसलिए वो अकेले रहते तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके पीछे जो लाखों जनता खड़ी होती थी, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा माना जाता था। ऐसा ही होता है। हर किसान तो जा नहीं सकता ना। हर किसान दिल्ली जाकर वहां आंदोलन में खड़ा नहीं रह सकता है। उसकी 100 मजबूरियां होती है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर किसान वहां इकट्ठा हुए। हम 2-4 दिन बाहर रहकर देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कितना कठिन होता है। यहाँ तो अभी 18-19 दिन हो गए, और कितने महीने रहना पड़ेगा इसकी कोई यानी हमें जानकारी नहीं है। कोई यानी हम कह नहीं सकते कि कितने दिन रहना पड़ेगा। इसके बावजूद वो 4-6 महीने की तैयारी कर कर आए हैं और अपनी बात पर अड़िग है। तो इस बात की हमने उनकी तारीफ करनी चाहिए। जो एक देश भूखा देश बनाकर यहाँ से अंग्रेज गए थे, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म कर कर चले गए थे, भूखा देश बनाकर गए थे। इतना भूखा देश कभी था नहीं अंग्रेजों के पहले। उस देश को गए 70 सालों में किसानों ने सरप्लस तक ले गया, खुद भूखे रहकर हमको खिलाते गए। ये उपकार हम पर जो उन्होंने किए हैं वो मानने चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमने आज ऐसे इस ढंग से सोचना चाहिए कि 70 सालों तक तुम्हारा शोषण कर कर हमने इस देश का विकास किया, अब तुम्हारी बारी है। कम से कम तुम्हारे हक की बातें तुम लो। कम से कम हमारा शोषण नहीं करो, लेकिन खुद आराम से और ठीक ढंग से जियो। किसान का विकास और खेती का विकास, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। खेती का हमारा बहुत विकास हुआ, सरप्लस यानी उगा रहे हैं। सरप्लस उगाना ये गधापन है, अर्थशास्त्रीय गधापन है। पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए सस्ता माल चाहिए। हर देश अपने किसानों को सब्सिडी देकर माल की कीमत कम रखता है। एक्सपोर्ट ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इसके बावजूद किसान इतना उगा रहा है, हमारी आगे की व्यवस्था कर कर रख रहा है। ये उपकार है उसके हम पर।
तो ये हमने अब समझ लेनी चाहिए और उसको उस ढंग से हमने प्रतिसाद देना चाहिए। अभी आपके मन में शायद ये सवाल खड़ा होगा कि हम कैसे क्या गए 70 सालों से उनका शोषण करते आए? ये अर्थशास्त्र की बारीकियाँ कल के व्याख्यान में मैं विस्तार से लेने वाला हूँ। अगर अभी तक आपके ध्यान में नहीं आया होगा तो कल बहुत अच्छे ढंग से ये ध्यान में आएगा।